नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। आप सभी के लिए टारगेट जेपीएससी सीडीपीओ 2024 पीटी, इसमें दोस्तों मैं मॉडल सेट 1 ला रहा हूं और इसमें पेपर 1 से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों संभावित प्रश्नों में से हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपका रिवीजन इसमें बहुत अच्छे से हो जाएगा दोस्तों। 100 क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक क्वेश्चन में कई सारे एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे और वहाँ से कई सारे अन्य प्रश्नों का हल आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। ये मॉडल सेट 1 है पेपर 1 का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में कौन गुजरात तट पर प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के विनाश के लिए जिम्मेदार था। इसमें ऑप्शंस हैं मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी, बख्तियार खिलजी एंड कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपको सही जानकारी है तो आपको पता है कि मोहम्मद गौरी जो है वो 1191 में है ना। मोहम्मद गौरी 1191 में तराइन की लड़ाई से संबंधित है और 1192 में भी दूसरी तराइन की लड़ाई हुई थी। और इसके इतिहास के बारे में आप सभी को पता है कि मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान से पहली लड़ाई में, तराइन की लड़ाई में हार गए थे और दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। दूसरी बात आती है मोहम्मद गजनी। तो मोहम्मद गजनी दोस्तों ये पहला तुर्क आदमी था जो भारत पर आक्रमण किया था। इसका पहला आक्रमण तो वैसे 1001 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है सोमनाथ मंदिर, तो आपको मैं इसमें जानकारी दे सकता हूँ कि मोहम्मद गजनी जो है ना भारत पे टोटल 17 बार आक्रमण किए थे। उसमें सबसे प्रसिद्ध लड़ाई जो है, सबसे प्रसिद्ध लूट जो है वो सोमनाथ मंदिर का लूट है, गुजरात के तट पे जो है। और इसको इन्होंने 1025 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। नेक्स्ट बात आती है बख्तियार खिलजी। तो ये दोस्तों ये बहुत बाद की कहानी है। आप मुगल सल्तनत में जाएंगे, उसके आसपास ना आप खिलजी वंश में आएंगे, वहाँ पर आपको बख्तियार खिलजी जी मिलेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक आपको मालूम है गुलाम वंश का प्रथम संस्थापक जो है वो कौन था, तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे। तो ये इनकी बात भी बहुत पुरानी है, ठीक है ना, बहुत पुरानी यानी कि बहुत बाद की है। तो यहाँ पर आपको सबसे जो सोमनाथ मंदिर के बारे में जो जानकारी मिली वो क्या मिली कि 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस मंदिर को लूटा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 1700 के दशक में अंत में बंगाल में स्थापित सत्ता नियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। इसमें नहीं है पूछा है, तो आप इसके पहले ऑप्शंस को पढ़ लेंगे अच्छे से। तो ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो देखिए पहला ऑप्शन में क्या दिया है कि जमींदार कंपनी को राजस्व का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार थे। दूसरी बात है कि ग्राम रैयत ने जमींदार को लगान अदा किया। फिर तीसरा ऑप्शन में दिया है जोतदारों ने अन्य रेतों को ऋण दिया और अपनी उपज बेच दी। और चौथा ऑप्शन है कि रेतों ने राजस्व मांग को गाँव में बांट दिया। तो देखिए दोस्तों ये 1700 का बात हो रहा है जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में अपना आधिपत्य लगभग शुरू कर चुके थे। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन में जो था जमींदार कंपनी को राजस्व का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार थे, बिल्कुल जिम्मेदार थे। अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी जिसमें बीच में जमींदार होते थे, इधर अंग्रेज होते थे यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, और यहाँ पर जो है ये आपका फार्मर्स होते थे। ठीक है, फार्मर्स होते थे। तो जमींदार क्या करता था, इससे पैसा वसूलता था और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है ग्राम रैयत ने जमींदार को लगान अदा किया। बिल्कुल, जो भी ग्राम में यानी कि फार्मर्स होते थे, रैयत आप फार्मर्स समझ सकते हैं जो अपनी जोत पे खेती करते थे। तो जोतदारों ने अन्य रैयतों को ऋण दिया और अपनी उपज बेच दी। तो ये गलत बात है। देखिए
अन्य रेतों को तो ये ऋण नहीं देता था और ना ही अपनी उपज कभी बेचने की कोशिश करता था। ठीक है, क्योंकि उपज से ही तो उसकी ज़िंदगी चलती थी उस समय। ठीक, आगे फिर चौथा ऑप्शन में था रैयतों ने राजस्व मांग को गाँव में बाँट दिया। तो ये राजस्व मांग जो जमा होता था वो गाँव में बाँटा जाता था। ठीक है, थोड़ा बहुत। तो ये बात इसमें गलत कौन सा है, इसमें पूछा है सत्य नहीं है। तो सत्य कौन सा नहीं है दोस्तों, तो जोतदारों ने अन्य रेतों को ऋण दिया और अपनी उपज बेच दी, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से गदर आंदोलन कहाँ शुरू हुआ। तो गदर आंदोलन आपको अगर इसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है तो आपको मालूम होगा कि ये हमारे देश के अंदर नहीं हुआ था, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तो देखिए यहाँ ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना, हरदयाल सिंह का नाम आपको याद होगा, तो उसी से रिलेटेड है गदर। ठीक है, गदर का मतलब ही होता है आंदोलन। सही है दोस्तों, इसके पीछे एक घटना है, उतना ज़्यादा अभी एक्सप्लेनेशन देंगे तो 100 क्वेश्चंस बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में। ठीक है, तो अभी आप याद रख लें कि निम्नलिखित में से गदर आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुआ था। राइट, फिर आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है 1853 में ब्रिटिश निर्मित भारतीय रेलवे प्रणाली ने अपनी पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई। तो आपको पता है कि हमारे देश में अगर सबसे बड़ा विनिर्माण का काम शुरू किया था तो वो किसने किया था दोस्तों, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ये डलहौजी जो है ना, एक तरीके से तो बदनाम भी है और बहुत फेमस भी है, क्योंकि इन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया था। तो इसने क्या क्या दिया था, सबसे पहले भारतीय रेलवे प्रणाली का शुरुआत इन्होंने किया था 1853 ईस्वी में, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। और कहाँ से कहाँ तक किया था दोस्तों, तो आपको पता है ना कि ये बम्बई टू थाने चला था 34 किलोमीटर की डिस्टेंस में। ठीक है, 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था, उसमें ये चला था। ओके, उसके बाद अगर आप जानना चाहें तो डलहौजी को हम किस किस चीज़ों के लिए जानते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी जो है पोस्ट ऑफिस, सबसे पहले तो डाक सेवा की शुरुआत किया था इन्होंने, डाक सेवा। उसके बाद फिर इसने क्या किया था, आपने रेलवे को तो देख लिया। उसके बाद फिर क्या है ना कि इसने तार सेवा जो है, बिजली से तार सेवा शुरुआत किया था। उसके बाद डलहौजी ने और क्या किया था, आप सबसे बड़ा चीज़ आप जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए इसको जाना जाता है। इन्होंने उसके जरिए क्या किया था, अन्य भारतीय राज्यों को अपने में ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया था। ठीक है, और भी इसके बारे में विस्तार नीति इसका जो था सबसे अच्छा था, है ना। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि डलहौजी के कार्यकाल में बहुत कुछ हुआ था। और एक महत्वपूर्ण बात क्या, लोक सेवा। अब जो अभी हम लोग जानते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है, तो उसकी शुरुआत जो है ना, कंपटीशन लेकर लोगों को रिक्रूट करने की जो शुरुआत हुई थी वो इसी के काल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के काल में। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यवगत का सिद्धांत प्रयोग क्यों किया गया था। तो देखिए ऑप्शंस आप पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लिखा है पहला ऑप्शन में कि झांसी राज्य के साथ युद्ध छेड़ने के लिए, झांसी राज्य को हड़पने के लिए, फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को गिरफ्तार करने के लिए, फिर दिया है कि ऑप्शन डी में दिया है रानी लक्ष्मीबाई को फांसी देने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना, इसका नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, व्यवगत का सिद्धांत मतलब होता है ही है, इसका अर्थ ही होता है हड़प की नीति, हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति। इसमें क्या होता था, अगर किसी राजा का उत्तराधिकारी नहीं होता था, यानी कि उसका पुत्र नहीं होता था, तो उस समय भारत शासकों के बीच ये प्रथा थी कि वो अन्य पुत्र को गोद ले लेता था किसी अन्य का और उसको उत्तराधिकारी अपना नियुक्त कर देता था। लेकिन इसी नीति के खिलाफ इसने काम किया, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। ये नीति कब लाया गया था, लॉर्ड डलहौजी भारत आया था 1848 में, उसी टाइम से इन्होंने ये नीति शुरू कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी, झांसी राज्य को हड़पने के लिए।
आप कमेंट करके बताएंगे कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो व्यक्तिगत सिद्धांत लाया गया था उसके तहत सबसे पहला राज्य कौन था जो इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हुआ था। दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्नलिखित में कौन महात्मा गांधी को दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है। तो आप दांडी मार्च सबसे पहले जान लीजिए कि दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था। तो मैं बताना चाहूँगा कि दांडी मार्च जो शुरुआत किया गया था वो नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज सरकार ने जो कानून नमक के लिए बनाया था उसके विरोध में, है ना, महात्मा गांधी ने काम किया था कि हम अपना जो सॉल्ट है यानी कि जो नमक है वो खुद से बना सकते हैं, हम ईस्ट इंडिया कंपनी का नमक यूज़ नहीं करेंगे। इसके विरोध में इन्होंने काम किया था। तो आपको पता है कि दांडी मार्च की शुरुआत जो हुई थी, दांडी मार्च नाम दिया ना, दांडी एक गुजरात में समुद्र तट के किनारे बसा हुआ जगह है, ठीक है। और कहाँ से शुरू किया था इन्होंने दोस्तों, तो साबरमती आश्रम से शुरू किया था इन्होंने। इसको साबरमती आश्रम से शुरू किया था, ठीक है। और तो इसके बाद क्या हुआ, चलिए ऑप्शंस पहले देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिया है, उसके अकॉर्डिंग आंसर हम लोग करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। दूसरा है नमक कानूनों के प्रावधानों की अवहेलना करना है। दूसरा है पूर्ण स्वराज्य के लिए देशव्यापी जन भागीदारी हासिल करना है। और चौथा ऑप्शन है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए 1930 में ही शुरुआत हुआ था। इसी आंदोलन ये जो दांडी मार्च शुरू हुआ था उसी से आप समझ सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। दूसरा दिया है नमक कानून के प्रावधानों का अवहेलना करना, ये भी बिल्कुल सही है, ये 1930 है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे तो पूर्ण स्वराज्य के लिए देशव्यापी जन भागीदारी हासिल करना था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है बोल रहा है, तो दांडी मार्च से ऑप्शन डी नहीं जुड़ा हुआ। देखिए विदेशी कपड़ों का बहिष्कार जो है आप देखेंगे तो ये 1905 में कलकत्ता में शुरू हुआ था, ठीक है। फिर बीच बीच में और भी होता रहता था, बट ये बेसिकली हम लोग देखे थे 1905 में अब इसका बहिष्कार शुरू हुआ था इसका, ठीक है, विदेशी कपड़ों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्न में से किस नेता को कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी समूहों के बीच में विभाजित होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादी गुट का हिस्सा माना जाता था। तो देखिए इसमें बहुत फेमस नाम है, आपको पता है, लाल, बाल और पाल, ठीक है। यानी कि कौन कौन, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये गरम दल के नेता थे, ये तीनों जो थे वो गरम दल के नेता थे, समझ गया ना बात। और उदारवादी नेता में कौन आते थे, गोपाल कृष्ण गोखले आते थे। कौन आते थे, गोपाल कृष्ण गोखले आते थे। सूरत स्प्लिट जो हुआ था ना 1907 में, जो है सूरत का स्प्लिट जो हुआ था उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी, आपको मालूम है। उसमें जो उदारवादी नेता होते थे ना वो क्या होता था, शांति प्रिय लोग थे, और वो जो है ना स्वराज का मांग नहीं कर रहे थे उस समय। लेकिन चरमपंथी वाले जो थे वो डायरेक्ट स्वराज का मांग करते थे कि हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है, यही अंदर था। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो सैयद अहमद खान थे। सैयद अहमद खान जी जो थे वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे थे। ये 1857 की क्रांति के समय में भी थे, आपको पता है, इनका एक बुक भी आया था, ठीक है, 1857 से रिलेटेड है। तो उस समय इन्होंने देखा था कि बहुत, ये देखिए बेसिकली सैयद अहमद खान जी जो है ना मुगल दरबार से संबंधित थे, ये काफ़ी अमीर व्यक्ति भी थे, और इन्होंने 1857 में बहुत सारा काम भी किया था। और उसके दौरान जो भी कमियां दिखा उसके हिसाब से उसको लगा कि आगे जाके जो है ना हमें अपना शिक्षा व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। इसलिए इन लोगों 1875 ईस्वी में जो है ना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना सैयद अहमद खान जी ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधारकों द्वारा शुरू किए गए अग्रणी हमले से प्रभावित होकर सती प्रथा का उन्मूलन का नेतृत्व किया। तो देखिए, सती प्रथा हो या फिर भारत में समाज सुधारक का बात किया जाए तो उसमें राजा राम मोहन राय जी का नाम सबसे आगे आता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी ने ही 1829 ईस्वी में जो है किसको बोल के, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, आपको पता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग अंतिम बंगाल का गवर्नर और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसी के कार्यकाल में जो है सती प्रथा के अगेंस्ट में एक कानून लाया गया। ठीक है, और इसका आंसर आपको क्या मिल गया दोस्तों, सती प्रथा का उन्मूलन का जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, तो राजा राम मोहन राय हैं। और किसके समय काल में कौन गवर्नर जनरल थे उस टाइम, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। कितना ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, मथुरा कला स्कूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, भारत में बहुत सारे कलाएं फेमस है ना, उसमें मथुरा कला भी है। तो उसमें क्या बोलता है, देखिए, प्रतीकात्मक रूप में, पहला ऑप्शन, प्रतीकात्मक रूप में बुद्ध को मथुरा में एक मानव रूप मिला, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है कि मथुरा कला स्कूल का सबसे अच्छा उदाहरण पंजाब में संगोल में पाई गई स्तूप की मूर्तियां हैं। तो इसमें स्तूप नहीं बनाया जाता था। मथुरा में केवल बौद्ध चित्र पाए जाते हैं, यहाँ वैष्णव या शैव की कोई प्रतिमा नहीं मिलती है, ये भी गलत बात है। उसमें वैष्णव और शैव दोनों की प्रतिमा मिलती है। इसका ऑप्शन 4 पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। ऑप्शन 4 में क्या दिया है, तो 3 ही ऑप्शन दिया है। उसके बाद फिर आपको इस तरीके से आंसर इसमें ढूंढना है कि केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, और 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको क्या मिलेगा, 1 एवं 2। ठीक है, आप ऑप्शन इसका चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि प्रतीकात्मक रूप में बुद्ध को मथुरा में एक मानव रूप मिला है, बिल्कुल सही बात है। मथुरा कला स्कूल का सबसे अच्छा उदाहरण पंजाब में संगोल में पाई गई स्तूप की मूर्तियां हैं। तो ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो मैंने इसके पहले थोड़ा गलत बता दिया। वहाँ पर क्या है, संगोल में पाई गई स्तूप की मूर्तियां भी है। ठीक है, ये उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक, तो यहाँ जो लिखा हुआ है वैष्णव शिव की कोई प्रतिमा नहीं मिली है, ये गलत बात है। इसमें सभी धर्मों का प्रतिमाएं मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित में कौन सा स्थल जहां बुद्ध के अवशेष पर स्तूपों का निर्माण किया गया था गंगा की घाटी के बाहर है। तो गंगा घाटी के बाहर कौन कौन से हैं दोस्तों, तो देखिए ये सब आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, आप याद ही कर लीजिए। ठीक है, तो 11 का सी इसका आंसर होगा। 11 का ऑप्शन सी, 1 एवं 5 जो है वो गंगा नदी घाटी के किनारे नहीं है। उसमें क्या क्या मिला आपको, एक तो मिल गया अवंती मिल गया, और दूसरा 5 में क्या है, गांधार है। तो आपको पता है गांधार अफगानिस्तान में है, अवंती जो है आपका मध्य प्रदेश साइड में। तो आपको अवंती जो है वो गंगा नदी के किनारे नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, हड़प्पा मोहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो हड़प्पा में आपको पता है कि यानी कि हड़प्पा संस्कृति यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ना, मोहरों से हम लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है, मुहर बनाने का उद्देश्य मुख्य रूप से वाणिज्यिक था, राइट। तो ये ऑप्शन देखिए। फिर क्या बोलता है कि मानक हड़प्पा मुहर 1 वर्ग पट्टिका 2x2 वर्ग इंच का था, 2x2 वर्ग इंच का था, जिसे आमतौर पर नरम नदी के पत्थर स्टीटाइट से बनाया जाता था, लेकिन कोई भी मुहर सोने और हाथी दांत से नहीं बनी थी। देखिए यहाँ पर यही बात जो है ना, थोड़ा सा गलत लिख दिया है। देखिए मुहर जो होता था ना,
वो लगभग अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ों का बना हुआ मिला है हम लोगों को। और यहाँ पर सोने और हाथी के दांत से नहीं बनी हुई जो लिखा है ये गलत हो गया। बाद बाकी इसमें सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है। पहला इन्फॉर्मेशन भी सही है, मुहर बनाने का उद्देश्य मुख्य रूप से वाणिज्यिक था, बिल्कुल था। दूसरा, मानक हड़प्पा मुहर एक वर्ग पट्टिका 2x2 वर्ग इंच का भी था, ठीक है, और आमतौर पर इसको स्ट्रेट टाइट से बनाया जाता था, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है देखिए, अब इसमें पूछा है कि उपर्युक्त में दिए गए कथनों में कौन सा सही है, तो केवल कथन एक सही हो गया, ठीक है, केवल कथन एक सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सिंधु घाटी मिट्टी के बर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बर्तन के बारे में बात करने का बोल रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे हमको पता है 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और नीचे क्या क्वेश्चन पूछा है कि उपरोक्त ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है, ये पूछा है कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन पढ़िए, सिंधु घाटी के बर्तनों में मुख्य रूप से बहुत ही उत्कृष्ट पहिया निर्मित माल होते थे, जिनमें बहुत कम हाथ से बनाए जाते थे, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोलता है कि साधारण बर्तन रंगे हुए बर्तन की तुलना में कम सामान्य थे, नहीं 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 नहीं, रंगे हुए बर्तन जो है साधारण बर्तन जो है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, साधारण बर्तन रंगे हुए बर्तन की तुलना में कम सामान्य थी, कहने का मतलब है साधारण बर्तन बहुत कम मिले हैं, नहीं ऐसा नहीं है, रंगे हुए बर्तन कम मिले हैं लेकिन साधारण बर्तन बहुत ज़्यादा मिले हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 में क्या था कि रंगे बिरंगे मिट्टी के बर्तन दुर्लभ और ज्यामितीय पैटर्न के साथ सजाए गए छोटे फूलदान मुख्य रूप से लाल, काले, हरे रंग में शामिल थे, शायद ही कभी सफ़ेद और पीले होते थे, ये बिल्कुल सही है। रंग बिरंगा मिट्टी के बर्तन जो है हमेशा वहाँ पर मिला है ना, किसी भी हड़प्पा सभ्यता का जो उसमें ये सारी चीज़ें बर्तन मिले हैं। क्वेश्चन इसी में ऑप्शन 4 क्या बोलता है कि सुंदर वक्र एक अपवाद थे, जबकि सीधे और कोणीय आकार नियम थे। देखिए वक्राकार भी बर्तन वहाँ पर मिले हैं, तो ऑप्शन 4 भी आप उसको हटा सकते हैं, ऑप्शन 4 भी गलत हो गया। तो अब आपको यहाँ पर मिल गया इसका सारे आंसर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था, और फिर आपका 3 नंबर भी सही था, कहने का मतलब 13 का आंसर जो आप ढूंढ रहे हैं कौन सा सही है, तो वो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 एवं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से यहाँ पर नहीं है पे जाना है, तो कौन सा है सही ये हमें ढूंढना है सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है, हड़प्पा वासियों द्वारा कांस्य ढलाई की कला का व्यापक स्तर पर अभ्यास किया गया। तो ये देखिए कांस्य ढलाई, आप देखिए कांस्य युग था कि नहीं ये। उसके बाद है ऑप्शन बी में, कपास और ऊन की कताई जो है हड़प्पा के लोगों को नहीं पता था। अरे ये तो अपने आप में गलत हो गया। पहला ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है, कांस्य युग तो था ही ना, ये ताम्र युग था। ऑप्शन सी पढ़ते हैं, सिंधु घाटी से सबसे प्रसिद्ध ज्ञात कलाकृतियों में से एक मोहनजोदड़ो में एक नाचने वाली लड़की की 4 इंच ऊंची तांबे की आकृति पाई गई है, बिल्कुल सही बात है। मोहनजोदड़ो में जो है डांसिंग गर्ल मिला है, डांसिंग गर्ल उसी का बात कर रहा है, ये थोड़ा अलग ढंग से लिखा है। तो डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो कहाँ मिला था, वो मोहनजोदड़ो मिला था। और एक आपसे पूछा जाता है कि जो नाभि से जो पेड़ निकला था, है ना, वो कहाँ मिला था, तो हड़प्पा में मिला था, ठीक है, हड़प्पा में मिला था। तो ये सब क्वेश्चन आप याद रखेंगे। तो आप क्वेश्चंस का जो ये सब मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी हम लोग पढ़ते हैं, सिंधु घाटी के लोगों ने टेराकोटा के चित्र भी बनाए, लेकिन पत्थर एवं कांस्य की मूर्तियां की तुलना में सिंधु घाटी में मानव रूप से टेराकोटा प्रतिनिधित्व कच्चे हैं, ठीक है। तो इसमें ये देखिए टेराकोटा का चित्र तो बनाया ही जाता था। टेराकोटा क्या होता था, बेसिकली पके हुए ईंट होते थे, ठीक है, उनके ऊपर ये बनाए जाते थे।
तो इसमें आपको क्या ढूंढना था, कथन सही नहीं है। तो कथन कौन सा सही नहीं मिला आपको दोस्तों, कपास और ऊन की कताई हड़प्पा के लोगों को नहीं पता था, ये ऑप्शन जो है आपका गलत है, पता था उन लोगों को, ठीक है, मालूम था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में कौन सी एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल नहीं है। तो देखिए धौलावीर आपको पता है, बालाथल है, आलमगीरपुर है, कौन सा नहीं है, तो सनाठी नहीं है, ठीक है, सनाठी नहीं है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य स्थल है वो सब आप याद रखेंगे। आपको पता है ऊपर में मांडा, ऊपर में मांडा हो गया, इसका चौहद्दी अगर याद रखें, ऊपर में मांडा हो गया, इधर आपको वेस्ट में सुत का गेंदौर मिल गया था, है ना, इधर उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर मिल गया था पूर्व में, और नीचे में दाइमाबाद मिल गया था, ठीक है। तो ये इसका चौहद्दी था, आपको याद है, और इससे क्वेश्चन भी रहता है, इसलिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि महात्मा गांधी तथा उसके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्णतः ठप हो गई, उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था। तो अधिकतम प्रभावित जिला 1942 की बात कर रहे हैं ना, तो 1942 में याद कीजिए पटना सचिवालय में जो है ना एक गोली कांड हुआ था, ठीक है, पटना सचिवालय में एक गोली कांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त है ना 1942 को एक गोली कांड हुआ था पटना में, ठीक है। तो आप इसका आंसर सीधा सीधा समझ गए कि पटना इसका आंसर होगा। 1942 में पता है ना आपको भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए है पुरुषोत्तम दास टंडन, ये नहीं है। सुभाष चंद्र बोस, ये भी नाम इनका नहीं है। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भी इनका नाम नहीं है। अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना, सॉरी फिर दिया है अबुल कलाम आज़ाद, है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान मैंने काट क्यों दिया, फिर है अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ये नहीं है। तो देखिए आपको मैं थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस आपको पता है इनका नाम नेताजी था। खान अब्दुल गफ्फार खान ये जो है सिंध प्रांत से रिलेटेड थे और पाकिस्तान में है, ये आपको मालूम है। तो यही पाकिस्तान के गांधी इन्हीं को बोला जाता है और इन्हीं का नाम फ्रंटियर गांधी भी है, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद तो हमारे देश में बाद में जब मंत्री लोग बने तो उसमें आपको पता है अबुल कलाम आज़ाद जी जो है हमारे देश का प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक आपको पता है कोई भी भारतीय नहीं थे, वो कौन थे, एक अंग्रेज थे, ठीक है। और अंग्रेज थे, वो भी क्या था, रिटायर्ड पर्सन था, सिविल सर्विस में काम करता था वो पहले, फिर रिटायर्ड होके भारत आया था। और उसका नाम क्या था दोस्तों, उसका नाम था A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम। तो 1885 में आपको पता है भारतीयों के साथ मिलके इन्होंने मुंबई में जो है, मुंबई में कांग्रेस की स्थापना किया था संस्कृत विद्यालय में, ठीक है। ये सारी जानकारी हो गई। तो यहाँ पर देखिए कौन था, असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री भंडार, तो इसमें कौन सा होगा, असैनिक सेवक था ना, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अब यहाँ से थोड़ा सा फास्ट चलेंगे दोस्तों, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा मैं, काफ़ी टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी, ये हम लोग सभी को पता है, ये बहुत फेमस डे है ना। 1931 को हुआ था, 23 मार्च 1931 को हुआ था। और ये सब इन लोगों को फांसी क्यों दी गई थी, तो एक सैंडर्स व्यक्ति था जो लाला लाजपत राय, आपको याद है लाला लाजपत राय की मृत्यु का वो दायित्व उन्हीं को ये लोग समझते थे और इसीलिए उसको मार दिया गया। तो उसी के लिए क्या है ना, भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। बहुत सारी मूवी भी मिली है, बनी है, तो आपको पता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी। तो ये बहुत फेमस नाम है, ये भी आपको मालूम है,
उधम सिंह का नाम आपने सुना है ना। तो उधम सिंह और ये जनरल डायर जो है किसके लिए जिम्मेदार था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, है ना, 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो देखिए इसका पीछा करते करते उधम सिंह जो है ना लंदन पहुंच गए थे, है ना, और वहां पर उसका जो है उसको मारने का प्रयास बहुत बार किया और अंततः सफल भी हुआ था। ठीक है, तो उधम सिंह इसका आंसर होगा। उधम सिंह अभी एक मूवी भी बना है, उसको आप देखेंगे तो आपको और याद हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 जाते हैं। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ क्या हुआ। स्वराज पार्टी का जो गठन था वो असफल हो गया। तो कह रहा है कि अच्छा नहीं, कह रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ। तो ऑप्शंस क्या क्या है इसमें। पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है सिविल नाफरमानी आंदोलन, चौथा है स्वदेशी आंदोलन। तो अगर आप ईयर याद रखेंगे कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आपको मालूम है ना स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 में हुआ था, 1923 में हुआ था, मोतीलाल नेहरू के सहयोग से हुआ था। तो इसके पहले क्या जन आंदोलन हुआ था दोस्तों, तो असहयोग आंदोलन हुआ था, 1920 से स्टार्ट हुआ था और 22 तक चला था। भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में हुआ था। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन आपको पता है 1907 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी घटनाएं घटी हैं। तो इसका आंसर आपको मिल गया, असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो इसका आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी को चुना गया था। ठीक है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो हुआ था वो 1919 में हुआ था और उसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। ये किसके विरोध किया गया था, देखिए खलीफा होता था तुर्की में, तो उसको अंग्रेजों ने हटा दिया था। तो उसी के खिलाफ में जो है ना भारतीय मुसलमान भी आंदोलन में कूद पड़े थे। तो फिर महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा चेहरा बन गया था भारत में, तो उनको क्या किया, अध्यक्ष बना गया और बाद में यही आंदोलन आपको पता है असहयोग आंदोलन में बदल गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि 1908 में बंगाल बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्षों के लिए, तो 6 वर्षों के लिए। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से, पंजाब से। तो देखिए उस टाइम बेसिकली ग्रामीणों में तो इतने नेता होते नहीं थे, तो इसका आंसर तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 24 का बी हो जाएगा, शहरी क्षेत्रों से थे, है ना। नरमपंथी नेता जो थे वो शहरी क्षेत्रों से थे। आपने देखा था नरमपंथी में कौन आते थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी भी आते थे। ठीक है, रामविलास सिंह जो है फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। कौन कौन से जिला में थे ये, रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के सक्रिय सदस्य थे, जिला का नाम आपको बताना है और बिहार के ही सारे जिले हैं आपको मालूम है। तो ये इसका आंसर तो शायद मुंगेर होना चाहिए क्योंकि उस वहीं से रिलेटेड हैं ये। ठीक, तो रामविलास सिंह का आंसर क्या हो जाएगा, मुंगेर के हैं। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कैसे किया जाता है, किसकी सलाह पर किया जाता है, ये क्वेश्चन है सब। तो आप थोड़ा सा देखिए ये घुस गया संविधान में, ठीक है ना, पॉलिटी में घुस गया है। तो राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है राज्यों में आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 360 के अकॉर्डिंग होता है ना। 360 352 ना, क्या क्या है, 352 है, 356 है और 360 है, यही तो 352 आर्टिकल नंबर 352 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है किसकी सलाह पे होता है किसी भी राज्य में, तो कौन सलाह देगा जी, आप समझिए ना। तो मुख्यमंत्री सलाह देगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली देगा कि राज्यपाल देगा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देगा। तो देखिए कोई भी मुख्यमंत्री तो कभी नहीं चाहता कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो, तो ये तो ऑप्शन चला गया। लेजिस्लेटिव असेंबली का बात कर रहा है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी क्यों करेगा, वो अपने आप को भंग करने का कोशिश क्यों करेगा।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनका तो वास्तविकता ही नहीं है राजनीति से, है ना। और यहाँ पर पूछा है राज्यपाल, ऑप्शन सी है राज्यपाल, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल, क्योंकि राष्ट्रपति को वही सलाह दे सकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में 12वीं लोकसभा के निर्वाचन हुए थे। तो देखिए ये सब 12वीं, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आप ईयर वाइज ईयर याद रखेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएगा। जैसे अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है ना, 18वीं लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो कब से कब तक होगा ये, है ना, ये अभी हो रहा है 2024 में। उसी तरीके से 12वीं वाला भी आपको याद रखना है, राइट। आगे चलते हैं, इसका आंसर आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि राज्यसभा के चेयरमैन हैं। आपको पता है राज्यसभा में पदेन चेयरमैन होता है, और वो कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होता है। इसका आंसर हो गया भारत के उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, किसके स्वविवेक से, राष्ट्रपति के स्वविवेक से, ऑप्शन बी कहता है प्रधानमंत्री के स्वविवेक से, और ऑप्शन सी कहता है लोकसभा अध्यक्ष के स्वविवेक से। लोकसभा के कार्यकाल को भंग किया जा रहा है, तो सोचिए अब कौन कर सकता है, किसके पास ये अधिकार है। फिर इसका लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी कहाँ गया जी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है आपका कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति द्वारा तो लोकसभा को भंग कौन करेगा, है ना, ये क्वेश्चन है। तो ये तो सही बात है कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, लेकिन क्या राष्ट्रपति अपना स्वविवेक से कर सकता है? नहीं, ये उसके पास अधिकार नहीं है, ठीक है, ये उसके पास अधिकार नहीं है कि अपना विवेक से उसको भंग कर दे। प्रधानमंत्री अपने खुद के स्वविवेक से ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद फिर है लोकसभा अध्यक्ष का स्वविवेक, तो इसको तो और भी अधिकार नहीं है भंग करने का। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या दिया है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पे जो है राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति करेगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो देखिए इसका कहानी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है भारत में अगर ऐसा देखा जाए तो आपको सबसे पहले पता है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत किया गया था कलकत्ता में, उसके तहत कलकत्ता में किया गया था, राइट। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1774 में हुआ था, लेकिन ये 1774 में, लेकिन उसका बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, सन 1950 में जो है संसद में एक अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई। ऑप्शन बी कहता है कि भारतीय संविधान अधिनियम 1947 के अधीन करी गई। फिर ऑप्शन सी कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन करी गई, और ऑप्शन डी कहता है कि भारत संविधान के द्वारा करी गई। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो हमारा संविधान ही करेगा ना। अब जो है ये तो पहले से ही किया हुआ था, बस उसको क्या किया गया, उसको संविधान के अंदर संवैधानिक रूप से स्थापित कर दिया गया, तो भारतीय संविधान के द्वारा हो गया आंसर इसका। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश जो है 80 लोकसभा सीटें हैं इसके पास, 80 सबसे ज़्यादा, इसलिए सबसे ज़्यादा जो बवाल मचता है वो कहाँ मचता है, उत्तर प्रदेश में ही मचता है। और यहाँ का अभी जो मुख्यमंत्री है कौन है, जोगी साहब हैं, ठीक है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश, जब भी कोई भी लोकसभा चुनाव होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश हो जाता है, और अभी तक सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री भी हमारे उत्तर प्रदेश से ही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 32 ना। क्वेश्चन में 32, उसमें क्या लिखा है कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो देखिए ये कम से कम का बात कर रहा है, कम से कम का बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे तो 3 सत्र होते हैं किसी भी ईयर में, ठीक है, 3 सत्र होते हैं, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और तुम्हारा क्या, बजट सत्र। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि वर्ष में जो है मिनिमम 2 बार होना ही चाहिए, और किसी भी सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, तो वर्ष में 2 बार मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे। ऑप्शन ए में दिया है कि संसद के सदस्य नहीं हैं,
दूसरा दिया है लोकसभा के सदस्य होते हैं। तीसरा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और चौथा में दिया है दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूं कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो लोकसभा के सदस्य हैं, और इनके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों? ऑप्शन आपको मिल रहा है कि दोनों ही सदनों के सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन में 34 क्या कहता है? दिल्ली है, दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन में 35 चलते हैं। क्वेश्चन में 35 में क्या है? पार्लियामेंट में 1997 ईस्वी में प्रसार भारती बिल प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? उसके द्वारा उस टाइम देखिए सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो थे वो जयपाल सिंह रेड्डी थे, तो जयपाल सिंह रेड्डी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन में 36 क्या कहता है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। ठीक है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो देखिए, जो राज्यों में विधान परिषद होता है उसमें दो चीज़ें होती है ना, सॉरी विधान परिषद बोल रहे हैं, विधानमंडल जो होता है उसमें दो चीज़ें होती है। विधानमंडल में दो चीज़ें होती है, क्या क्या होती है जी? एक विधानसभा होता है, और एक विधान परिषद होता है। विधानसभा और दूसरा परिषद। तो ये परिषद का ही बात कर रहा है। तो देखिए, परिषद में बेसिकली जिस तरीके से राज्यसभा का गठन किया गया है उसी तरीके से परिषद का गठन राज्यों में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन ढूंढना है, क्या है कि इस राज्य की विधानसभा द्वारा उसका विघटन कर दिया जाएगा, केंद्रीय संसद द्वारा किसी भी राज्य का विधान परिषद का विघटन कर दिया जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि केंद्र संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर कर दिया जाएगा, और ऑप्शन डी कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पे कर दिया जाएगा। तो देखिए, इसमें ना राष्ट्रपति और राज्यपाल का कोई बात नहीं होती है। ठीक है, ये सीधा सीधा बात है, विधानसभा अगर चाहता है कि एक विधान परिषद हो तभी वहाँ पर होगा। तो 36 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। पहला, इसमें 4 कथन है, 4 कथनों को आपको ढूंढना है और फिर आपको अपना उत्तर देना है। ठीक है, पहला है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संयुक्त अधिवेशन किया जाता है। दूसरा है कथन कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किया जाता है। तीसरा है संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए किया जाता है। और चौथा है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। तो देखिए, संयुक्त अधिवेशन वैसे भी हमारे संसद में बहुत कम बार हुए हैं, और उसमें जो ऑप्शन इसका जो कथन 4 है, कथन जो 4 है वो बिल्कुल करेक्ट बात है कि किसी ऐसे विधेयक जिसमें दोनों ही सदनों को क्या हो रहा है, मतभेद हो रहा है, तब फिर राष्ट्रपति क्या करेगा? संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया जी? इसमें देखो केवल 4, 37 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, लोकसभा का नेता कौन है? तो लोकसभा का नेता कौन होता है जी? हमारा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होता है ना लोकसभा में, जैसे विधानसभा में मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 39, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सभा है। ठीक है, स्थायी सभा है, परमानेंट सभा है, ये कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन दे रखा है कि राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, उपराष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय, इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं है ना होगा, क्योंकि राज्यसभा तो स्थायी सदन है, ये कभी भंग होगा नहीं। इसमें केवल क्या होता है, हर 2 सालों में जो कैंडिडेट होता है वो चेंज होता है ना, वो भी पूरा नहीं, 2/3 में होता है ना, 1/3 में, सॉरी 1/3 में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि किसी
राज्य की विधानसभा पद त्याग चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना होगा। तो देखिए दो ही बातें होती है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। तो अगर उपाध्यक्ष अपना पद से इस्तीफा देना चाहता है तो अध्यक्ष को देगा, और अध्यक्ष देना चाहता है तो उपाध्यक्ष को देगा। तो इसमें किसको देगा, ये अध्यक्ष बोल रहा है तो उपाध्यक्ष को देगा। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है। तो देखिए जूट उद्योग जो है ना, भारत का ये सुंदरवन डेल्टा जो है ना, इधर इधर बंगाल वाला है ना, और यहाँ पर जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ठीक है, तो ये बांग्लादेश वाला भाग में और पश्चिम बंगाल, ये पूरा पूरा जूट के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का प्रतिद्वंदी जो जूट में है वो बांग्लादेश ही है। रखो और निकालो निम्नलिखित में किसकी नीति है। पूंजीवादी का यार, रखो और निकालो, ठीक है, इसमें समाजवाद वैसा नीति लाएगा नहीं, ठीक, पूंजीवादी का। तो 42 का क्या हो जाएगा, पूंजीवादी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, रखो और निकालो की नीति किसके द्वारा अपनाई जाती है, पूंजीवाद के द्वारा अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। 43 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में किसके जीडीपी का हिस्सा है। तो जीडीपी से याद आया, तो जीडीपी में आपको पता होगा कि किसी भी देश के सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है साल भर में, है ना, और उससे जो भी इनकम हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका जीडीपी कहते हैं साधारण शब्दों में कहा जाए तो, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि वो भारत के मछुआरे हैं और समुद्र में मछलियां पकड़ रहे हैं, तो वो श्रीलंका का हो जाएगा जीडीपी, भारत तथा श्रीलंका का हो जाएगा, भारत का हो रहेगा, भारत का अरे भाई भारतीय ही तो है। यहाँ के जीडीपी में क्या कहता है कि भारतीयों के द्वारा, है ना, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज है उससे जितना सारा जितना प्रोडक्शन वो कर पा रहा है, उसका जितना वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी। तो ये भारतीय मछुआरे ही हैं तो भारत का ही तो विकास करेगा ना, तो भारत होगा। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं, जो आसानी से सुलभ ना हो रे यार। देखो ऐसी मुद्रा जो ऋण के बदले चुकाई जाती है नहीं, ऐसी मुद्रा जो सोने के रूप में हो नहीं, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ हो ये भी नहीं, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, ये तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्र आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए राष्ट्रीय आय का आकलन करेगा ना, तो कौन करेगा जी, देखिए यहाँ पर ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए, NCAR लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है CSO, यहाँ पर लिखा हुआ RBI, और यहाँ पर लिखा हुआ है NSR, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको मालूम है CSO, है ना, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यही क्या करता है, हमारा राष्ट्रीय आय की गणना करता है CSO। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 का आंसर हो जाएगा आपका B, CSO। फिर है क्वेश्चन नंबर 46, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है। तो किस पर निर्भर करता है जी, प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। पूंजी निर्माण के ऊपर करता है, बिल्कुल करता है। बाजार का आकार के ऊपर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। क्यों, आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो आप सामान बेचेंगे कहाँ, समझ गए ना। इसलिए तो लोग अभी भी, जैसे अभी का जो सिचुएशन है वर्ल्ड में क्या है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन उसको बाजार नहीं मिल रहा। बाजार कहाँ मिल रहा है, चाइना में, इंडिया में, इंडोनेशिया में, तो इधर की ओर कंपनियाँ भाग रही है, समझ गए बात। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, 46 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, ये सभी राइट। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है कि उत्पादक के उत्पादन की लागत किस आधार पर निकाली जाती है। पहला ऑप्शन है श्रमिकों को भुगतान की गई मजदूरी की राशि, दूसरा है मजदूरी तथा पूंजी पर अदा की गई ब्याज की राशि, तीसरा है मजदूरी ब्याज किराया अधि सामान्य लाभ की राशि, मजदूरी ब्याज किराया और सामान्य लाभ की राशि, है ना। उत्पादक के उत्पादन की लागत किस आधार पर निकाली जाती है ये पूछा है। तो भाई उसमें क्या क्या होगा, मजदूरी होगा ही, ब्याज होगा, ठीक है, किराया होगा और सामान्य लाभ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, डॉक्टर BR अम्बेडकर की डायरेक्ट थीसिस इस प्रकार है। प्राचीन, ऑप्शन ए, प्राचीन भारतीय वाणिज्य, राज्य और अल्पसंख्यक जाति का विनाश, ऑप्शन सी, भारत के वाणिज्यिक संबंध,
क्वेश्चन नंबर 48 ना। और ऑप्शन उसमें 4 में क्या है दोस्तों, 4 में रुपये की समस्या, इसका मूल और इसका समाधान। ये देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है भारत के जो ट्रेन वेल्थ जो हो रहा था ना, वेल्थ वेल्थ ड्रेन ऑफ वेल्थ है ना जो हो रहा था, उसके बारे में भी बहुत बातें की थी और दादा भाई नौरोजी ने भी बातें करी थी। तो इसने क्या लिखा था, रुपये की समस्या, इसका मूल और इसका समाधान, डॉक्टर अम्बेडकर का डॉक्टरेट का थीसिस था। क्वेश्चन नंबर 49, मध्ययुगीन यूरोप के सामंती संपदा में निम्नलिखित 3 विशेषताओं में से कौन सी थी। एक महत्व था सफ़ेद दो फर्म कम हो रहे थे, राजनीतिक समूह थे, श्रम विभाजन था। मध्य युग जो यूरोप में था वो सामंती संपदा, सामंती यानी सामंत होते थे ना, वो संपदा क्या थी ये पूछ रहा है। तो इसमें देखिए क्या था दोस्तों, ये एक बिल्कुल ये महत्व चीज़ था उस टाइम का। फिर क्या दिया है कि राजनीतिक समूह थे, बिल्कुल थे, और फिर श्रम का विभाजन करना था, इसी के लिए ये किया गया था। ठीक है, तो ये 49 ये बेसिकली जो है ना, सामंत संपदा जो है बेसिकली वो लेबर से ही रिलेटेड है, जो श्रम का विभाजन है उससे रिलेटेड है। तो 49 का आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सी उत्पादन के पूर्व पूंजीवादी मोड की विशेषताएं हैं। देखिए पूर्व की पूंजीवादी मोड की विशेषताएं इनमें से कौन सी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें देखिए पहला दिया है अनफ्री लेबर। ठीक है, अनफ्री लेबर जो है पूर्व पूंजीवादी मोड की व्यवस्था है, अनफ्री लेबर। कमोडिटी उत्पादन, ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का संलयन। चौथा है मशीनीकरण और पांचवा है सब्सिडी। तो इसमें पूछा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। निम्नलिखित में कौन सी उत्पादन के पूर्व पूंजीवादी मोड की विशेषताएं थी। सबसे पहले देखिए ये चीज होगा अनफ्री लेबर, उस टाइम अनफ्री लेबर बिल्कुल करना चाहता था। ठीक है, दूसरा तीसरा ऑप्शन जो है आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का संलयन, ये भी चाहता था पूर्व पूंजीवादी में। जब पूंजीवादी पूरा हो गया उस टाइम तो बिल्कुल नहीं। फिर लास्ट ऑप्शन जो है सब्सिडी, वो सब्सिडी भी देना चाहता था, यानी कि एक तरीके से समाजवादी व्यवस्था की तरह काम करता था पूर्व पूंजीवादी व्यवस्था। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही 50 क्वेश्चन रखते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, कल मैं क्या करूँगा, इसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को आपको आंसर करके बताऊँगा, दे दूँगा। ठीक है, और पूरा आप वीडियो देखिए। तो इस तरीके से एग्ज़ाम 10 जून को पीटी होने वाला है, उसके पहले मैं आपको 10 सेट पेपर 1 का करा दूँगा, और उससे आपका काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें। जब भी मेरा वीडियो आएगा आपको पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। धन्यवाद, जय हिंद।